नमस्कार दोस्तों। वैक्यूम विपक्ष पिछले कई दशकों से भारतीय राजनीति की विडंबना है। रामबली सिंह का तेजस्वी को लेकर आरोप और अब उनकी सदस्यता का रद्द हो जाना कुछ इसी तरह का इशारा कर रहा है। चलिए पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी के ही पूर्व एमएलसी रामबली सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार में रहते हुए तेजस्वी यादव ने शराब का सेवन किया था। आप भी देखें ये वीडियो। क्या मामला है सर, किस तरीके से क्या हो रहा है सर? ये किस संदर्भ में? जो शराब से मौतें हुई सर, जहरीली शराब से जो मौतें हुई है। नहीं सर, क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा है तो गार्डेड में ना मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहता है, शराबबंदी पर भी अपना उसका जिद है। तो उसके अंतर्गत जितनी जब तेजस्वी को बोलने की हिम्मत नहीं है तो तेजस्वी के तो छोटा जीव हम हैं, हमारा बड़ा जीव तेजस्वी है, हमारे पार्टी का बड़ा नेता होगा, तो उसको हिम्मत नहीं है नीतीश के सामने ये बात बोलने का। फील करता है, सब लोग फील करता है कि नहीं शराब नीति समीक्षा होनी चाहिए, शराब नीति फेलियर है, शराब नीति से गरीबों को नुकसान हो रहा है, शराब नीति से कितने लोग जेलों के अंदर बंद हैं, ये सब समझ रहा है और शराब बावजूद इसके मिल रहे हैं। लेकिन सर जनता ने चुना है आपको, तो जनता चुना है तो जनता देखता है कि पार्टी का विकल्प रहेगा, उसी में से न किसी को चुनेगा। जनता के अब है कहाँ, चीजें कहाँ है? पार्टी के अंतर्गत वोट देना है, यहाँ दे चाहे वहां दे, तो विकल्प रहेगा वही। इसलिए तेजस्वी भी नहीं बोल पाते हैं नीतीश जी के सामने। तेजस्वी खुद दारू पीते हैं और तो कहना चाहें कि दारू चालू हो, पीते तेजस्वी। आधा से बेसी मंत्री और विधायक माननीय पीते हैं, आधा से बेसी ऑफिसर पीते हैं, सब सारे पीते हैं अभी भी सर। और क्या बंदी में भी? अरे बंदी तो यहाँ देखने जाते हैं। इसलिए तो ये चीजें फैक्ट है कि अब रात में जाके इंक्वायरी करो तो कितने अफसरों के यहाँ दारू चल रहा है। कुछ लोग तो एडिक्टेड है ना, बिना दारू के रह नहीं सकता है। जानकारी के लिए बता दूं कि राजद के पूर्व एमएलसी रामबली सिंह की सदस्यता 6 फरवरी 2024 को रद्द कर दी गई थी। सदस्यता रद्द किए जाने के बाद से वो चर्चा में है और उनके द्वारा तेजस्वी यादव पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग तेज हो गई है। अब जांच और तेज होने की संभावना इसलिए भी है कि तेजस्वी अब सरकार में नहीं है, अब वे विपक्ष में बैठे हैं। सवाल ये उठता है कि ये जांच उस समय क्यों नहीं हुई जब वे उप मुख्यमंत्री थे, और जांच की मांग अब क्यों उठ रही है क्योंकि वे उप मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही है हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम, जिसमें हाल के दशकों में साफ देखा गया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए खौफ बनता जा रहा है। और बात करें आज की, तो विपक्ष की बयानबाजी, उसके द्वारा शासन में गतिरोध और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर आज के विपक्ष ने अपनी स्वीकार्यता भी खत्म कर दी है। क्लिक इंडिया के सीईओ समीर कुमार भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में विपक्ष के हालात को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र में जवाबदेही कौन तय करेगा और किसकी जवाबदेही तय हो। उनका साफ मानना है कि मजबूत लोकतंत्र तभी संभव है जब एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन आज हमारा लोकतंत्र वैक्यूम विपक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्लिक इंडिया के सीईओ की तरह ही ये मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी देश में मजबूत विपक्ष की वकालत करते हैं। सोचने वाली बात है कि तेजस्वी सत्ता से बाहर हो गए तो शराबी हो गए, और जब तक सत्ता में थे वे तेजस्वी थे। जब भाजपा विधायक भगीरथी देवी विपक्ष में थी तो उनकी नज़र में नीतीश गांजा फूकते थे। भगीरथी देवी को नीतीश के शरीर से गांजा की बू आती थी, लेकिन आज भाजपा बिहार में नीतीश की सहयोगी पार्टी है, तो क्या आज भी भगीरथी देवी की नजरों में नीतीश गांजा फूकते हैं? अरे नीतीश जी कहता आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चलेगा। नीतीश कुमार जी जब चीलम ना चढ़ाइए तो वो विधानसभा में अंदर ना बैठी है। वो उनकर एक एक हीड़ के हाल हमनी के जानता नहीं कि नीतीश कुमार कहाँ हुआ। तुरंत उठिए भीतर विधानसभा से, अपना लॉबी में जाइए ऑफिस में, और वहाँ गांजा मरी है और फिर आके बैठिए। तो वो गांजा पी के बात करेला नीतीश कुमार जी, उनकर चीलम हाथ में रहेगा, उनकर चांदी के चीलम नीतीश कुमार जी के, उनकर हाल हम जानता नहीं। कौना कायदा, कौना विचार, कौना कर्म के आदमी बड़ा विश्वास नहीं के, कोई वैल्यू नहीं के। देखा जाए तो आज भले ही तेजस्वी सत्ता में नहीं है, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए तेजस्वी एक सशक्त विपक्ष बनकर उभर सकते हैं, और तेजस्वी का यही सशक्तिकरण सत्ता पक्ष या अन्य राजनीतिक दलों की आंखों में खटक रहा है। तेजस्वी एक ऐसे युवा नेता हैं जो सत्ता में रहते हुए अपने पिता के भ्रष्टाचारी शासन के कलंक से बाहर आने के लिए लगातार छटपटाते रहे
बार बार युवाओं, बेरोजगारी और विकास की बात करते रहे, लेकिन उनकी सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और सबसे बड़ी पार्टी का नेता होने के बावजूद वो फिर से एक बार विपक्ष में बैठ गए। तेजस्वी के विपक्ष में बैठते ही हमारे राजनीतिक सिस्टम ने अपना काम शुरू कर दिया और वो अपने पिता लालू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ईडी के ऑफिस के चक्कर काटने लगे। आरोप गंभीर हैं, सच्चाई क्या है ये समय ही बताएगा। लेकिन कानून कब काम करे, समय कौन तय करता है, कानून किससे सवाल करे, किसके भ्रष्टाचार की जांच करे, कौन तय करता है? क्या ये सत्य नहीं है कि सत्ता पक्ष में शामिल होते ही नेताओं के दाग धुल जाते हैं और विपक्ष में बैठते ही केस की फाइलें खुल जाती हैं? ये यक्ष प्रश्न इसलिए खड़ा होता है क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम हर जगह विपक्ष को बुरी तरह से रौंद रहा है, चाहे वह केंद्र हो या राज्य। परिणाम स्वरूप नेताओं की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और व्यक्तिगत नफरत या कह लें कि शत्रुता में बदलने लगी है। कोई राहुल से नफरत करता है तो कोई मोदी से। सोचने वाली बात है कि राम बलि के अनुसार तेजस्वी शराब पी रहे हों या भगीरथी देवी के अनुसार नीतीश गांजा फूक रहे हों, लेकिन उन्हें ये सब करते हुए देखा किसने? और अगर बात आरोपों की जाए तो सोशल मीडिया पर आरोप तो लोग ये भी लगा रहे हैं कि मद्य निषेध मंत्री के गांव में ही धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। आरोप तो ये भी है कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब की बिक्री हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आज 4 लाख से ज्यादा लोग शराब पीने और बेचने के आरोप में जेल में बंद हैं। इनमें 80% दलित और गरीब तबके के हैं। जेलों में बंद लोगों को लेकर ये आंकड़े क्या है यह बताने के लिए काफी नहीं है कि बिहार में शराब की बंदी के बावजूद किस तरह से धड़ल्ले से शराब बिक्री हो रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जब विपक्ष में थे तब नीतीश से उन्होंने सवाल किया था कि सरकार यह बताए कि जब्त की गई 2 करोड़ 16 लाख लीटर शराब राज्य में आई कहां से। अब सुशील मोदी की पार्टी भाजपा नीतीश के साथ बिहार में सरकार चला रही है, तो इस सहयोग के साथ ही उनका सवाल भी क्या अब डेढ़ हो गया है? सत्ताधारियों का यह राजनीतिक स्टंट बताने के लिए काफी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर राजनीति का क्या मिजाज है। एक बार में 60 लोग जहरीली शराब पीने से मर जा रहे हैं और नीतीश शराब पीकर मरने वाले लोगों के घर वालों को मुआवजा देने की मांग खारिज कर देते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा और जो शराब पीकर मरेगा उसके परिवार को कोई मुआवजा नहीं देंगे। ये लोग किसी तरह की सहानुभूति के लायक नहीं है। देखा जाए तो मौजूदा राजनीति में इस तरह का बयान देने का साहस सारे नेता नहीं उठा सकते। उस दौर को याद कीजिए जब आज से कई दशक पहले बिहार में मुख्यमंत्री रहते कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी का फैसला किया था। कहते हैं कि इस फैसले की वजह से उनकी सरकार चली गई। शराब माफिया और धनपशुओं ने ऐसी साजिश रची कि कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। तो जरा सोचिए, जब जननायक कर्पूरी ठाकुर की सरकार नहीं बची तो कोई विपक्ष कैसे बच पाएगा? इसके बावजूद अगर नीतीश शराबबंदी को लेकर एक नाकाम व्यवस्था और कानून की डेड बॉडी अपने सिर पर पगड़ी की तरह बांधे घूम रहे हैं तो आज के भ्रष्ट सिस्टम में ये छोटी बात नहीं। और इसीलिए इंडी गठबंधन हो या पहले बना कोई भी गठबंधन, नीतीश के नाम पर सहमति पर सब एकमत हो जाते हैं। देखा जाए तो नीतीश के नाम पर पलटीमार शब्द को चस्पा करना भी वैकुंठ विपक्ष की तरफ बढ़ता एक कदम है, ताकि आरोप लगाने वाले को विपक्ष में न बैठना पड़े। आज के पॉलिटिकल सिस्टम में कौन पलटीमार नहीं है? नीतीश ने हालात को पहले समझ लिया, आपकी कारगुजारियों को पहले भांप लिया तो वे पलटीमार हो गए और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार में नीतीश का साथ मांगा और उन्होंने नहीं दिया तो वे हरिश्चंद्र हो गए। हद हाल है। नीतीश के साथ भविष्य में आने से तौबा करने को लेकर क्या पहले राजद के लालू, तेजस्वी या तेज प्रताप ने कस्में नहीं खाई थी? क्या बीजेपी ने नीतीश के लिए दरवाजा नहीं बंद किया था? तो पलटीमार कौन और देश में कितने पलटीमार, ये विचार करने लायक भी नहीं है। सबसे बड़ी बात कि क्या छोटी और क्या बड़ी राजनीतिक पार्टियां सब के सब हमाम में नंगे हैं और जब राजनीति का सगल ही पलटी मारना है तो क्या भारतीय राजनीति में पलटीमार जैसा शब्द एग्जिस्ट भी करता है? एडिया रिपोर्ट कहती है कि बिहार विधानसभा के तकरीबन 70% सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या और हत्या के प्रयास से लेकर अपहरण और महिलाओं के प्रति हिंसा तक के मामले शामिल हैं। और ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी पर इस तरह के आरोप हैं, बल्कि रिपोर्ट कहती है कि अकेली सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी की 74 में से 54 यानी 73% कथित रूप से अपराधी विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 73 में से 47 यानी 64% विधायक कथित तौर पर अपराधी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के 43 में से 20 विधायक ऐसे हैं, जबकि आरजेडी की महागठबंधन सहयोगी कांग्रेस में से ये संख्या 19 में से 18 है। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन के सभी 5 विधायकों के खिलाफ
आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब माननीयों के कैरेक्टर सर्टिफिकेट से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इनमें से एक भी विधायक ने शराबबंदी वाले बिहार में कभी शराब का सेवन नहीं किया? अगर नहीं किया तो काबिले तारीफ है माननीयों का कैरेक्टर, क्योंकि जिस बिहार में 4 लाख से अधिक लोग शराबबंदी कानून को तोड़ने के जुर्म में जेल में बंद हैं, अगर उस बिहार के विधायक शराब को हाथ तक नहीं लगाते या पंचामृत का सेवन करते हैं तो ये भारत के सभी राज्यों के विधायकों के लिए अनुकरणीय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बिहार के शराबबंदी कानून में दूरदृष्टि की कमी दिखती है। पटना हाईकोर्ट का कहना है कि बिहार में शराबबंदी लागू करने में सरकार फेल है। फिर ये सवाल उठता है कि रामबली और भगीरथी देवी जैसे विधायकों का क्या, माननीय सुप्रीम कोर्ट और पटना हाईकोर्ट की टिप्पणियों का क्या? चलते चलते एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव को लेकर रामबली ने जब आरोप लगाया था तब वे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। अगर पुलिस के पास इस बात के सबूत भी होते या बिहार में शराबबंदी के बावजूद तेजस्वी शराब का सेवन कर भी लेते तो क्या बिहार के डीजीपी भी उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकते थे? बिहार तो क्या, शायद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा न हुआ है और न संभव है। तो क्या आज तेजस्वी विपक्ष में है इसलिए ये मुद्दा उठ रहा है, या राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? चुनाव से पहले क्या ये वैक्यूम विपक्ष क्रिएट करने की कोशिश है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आने वाले समय में वैक्यूम विपक्ष को लेकर खतरे की सबसे तेज घंटी बज रही है, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखेगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।